आसानी से। हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले। अब इसमें लास्ट टॉपिक एक मेजरमेंट बचा हुआ और थोड़ा सा एरर, वो दोनों पढ़ा के इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मेजरमेंट देखते हैं क्या होता है। मेजरमेंट और मेजरमेंट में स्पेशली आपके वहाँ कुछ लॉन्ग लेंथ का मेजरमेंट और कुछ शॉर्ट चीज़ों का मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंथ के मेजरमेंट की बात करते हैं। और लेंथ में मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लॉन्ग लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे कोई चीज़ मीटर स्केल में मेजर करनी है या सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो ये एक लेवल की रेंज ऐसी है कि जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो फिर ऐसे मेजरमेंट के लिए हमारा ये नॉर्मल कंसेप्ट या नॉर्मली हम जैसे किसी भी यूनिट से उसको मेजर कर लें तो डायरेक्टली नहीं हो पाता। तो इसका एक दूसरा तरीका होता है, इसको हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। ये पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसको हम आप प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली देखते हैं कि जैसे ये कोई पेंसिल है तो कोई पेन है, अगर इसको हम ऐसे वॉच करें तो इस पेन को अगर हम एक आंख को ऐसे क्लोज करके वॉच करें और फिर दूसरी आंख क्लोज करके फिर देखें तो ये थोड़ा पॉइंट पेन हो, बहुत पतली सी नोक को देखेंगे तो हमको ये पता पड़ता है कि एक आंख से जब इसको देखते हैं तो अलग डिस्टेंस लगती है और जब इसको इधर से देखते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ये हट गई है। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। जब हम किसी भी प्लैनेट का मेजरमेंट करते हैं तो पैरेलैक्स मेथड में ये होता है कि जैसे ये कोई प्लैनेट है सपोज दैट, और इसको बहुत लार्ज डिस्टेंस पे यहां से इसको देख रहे हैं तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड पॉइंट को अगर हम वॉच करेंगे और इसको लोअर मोस्ट पोजीशन पे, तो इससे ये होगा कि जो एंगल बनेगा ये और ये टॉप टू लोअर इस तरीके से ये एंगल सपोज है ये थीटा बनता है। तो एक बार हम इस पोजीशन को देखते हैं और एक बार इस पोजीशन को, और अगर इसका पूरा रेडियस है ऊपर से नीचे तक पूरी लेंथ हमको पता हो और यहां से इसकी फिक्स डिस्टेंस पता हो ये, जो कि ये लगभग ऑलमोस्ट दोनों इक्वल होंगी, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। इसको लगाने के पीछे जो बेसिक रूल है वो ये है कि जैसे अगर हम ये परपेंडिकुलर ये चीज करते हैं तो ये एंगल थीटा सपोज है, ये डिस्टेंस x है और ये d है, तो यहां से जो tan थीटा होता है ये होता है x बाई डी। ये तो सिंपल सी मैथ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम ये बोले कि x जो है वो वेरी लार्ज है एज कंपेरिजन टू द d, अगर x is much greater than comparison to the d, then theta angle is very small. Theta is also very small. और उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ये एंगल कम होता जाएगा, ये डिस्टेंस और लार्ज करेंगे तो एंगल और कम होता जाएगा। एक बहुत दूर आने के बाद ये एंगल बहुत मिनिमम हो जाएगा, बहुत मैनूट हो जाएगा, और जब ये x बहुत बड़ा हो जाएगा और ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी तो इसके कंपैरिजन में ये छोटी हो रही है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये कम होती जा रही है जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, जबकि ये फिक्स है। तो इससे क्या होता है कि एंगल भी क्या होता जाता है,
कम होता जाता है। और अगर एंगल कम होते होते इसका मेजरमेंट अगर आ जाए रेडियन में, तो ऐसी सिचुएशन में जो tan थीटा होता है वो ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है। अगर हम बात करते हैं कि जो tan थीटा होता है वो लगभग थीटा के इक्वल होता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ऐसी सिचुएशन में ये एंगल बहुत छोटा होगा और ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होगा। तो ये जंक्शन अगर हम लगाते हैं यहां से, ये डिस्टेंस x है एंड ये अपर टू लोअर पॉइंट ये स्मॉल d है, तो यहां से tan थीटा ये ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल है और थीटा इज इक्वल टू x/d हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो क्वेश्चन आता है आपको, या तो ये सेपरेशन दे देगा यहां पर, इसको हम कैपिटल डी ले लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा और इसको स्मॉल डी लेते हैं, तो ये स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ऐसा हो जाएगा ये। तो ये डी ये सेपरेशन है और ये कैपिटल डी यहां से ये डिस्टेंस है। यहां पर भी ये गलत लिखा हुआ है, ये x हो जाएगा, इसको हम d ले लेते हैं, ये नोटेशन थोड़ा सही। तो ये x/d हो जाएगा। तो tan थीटा जो है ऑलमोस्ट थीटा और ये d अपॉन कैपिटल D हो जाएगा। और d अपॉन कैपिटल D जब हम करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बस इसका जो मेजरमेंट होना चाहिए, इसका मेजरमेंट वो रेडियन में होना चाहिए। और रेडियन में मैंने एंगल कन्वर्ट करना बताया कि 180 डिग्री जो होगा वो होता है पाई रेडियन के, ये आपको ध्यान रखना है। तो थीटा डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही डिस्कस करा है। तो ये आपको पैरेलैक्स मेथड में पता पड़ेगा। ये डिस्टेंस आपको मालूम अगर है, ये वाली मालूम है तो एंगल निकल आएगा, और अगर एंगल मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है तो ये निकल आएगा। बस ये ध्यान रखना है, इसको रेडियन में ही पुट करना है वैल्यू को। तो ये तो पैरेलैक्स मेथड हो गया जब लार्ज डिस्टेंस को दो अलग अलग प्लैनेट पे अगर हो और उनकी डिस्टेंस उनको मेजर करना है, तो एक बार हम प्लैनेट के टॉप मोस्ट पॉइंट को वॉच करेंगे, एक बार लोअर पॉइंट को, या इस तरीके से हम किसी भी एक बार राइट हैंड वाले को, एक बार लेफ्ट हैंड वाले को, तो कंप्लीटली उसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी है। ये मेथड लार्ज डिस्टेंस के लिए है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया कि क्या होता है। इसके बाद अगर बहुत माइन्यूट डिस्टेंस को मेजर करना हो तो मेजर करने के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम मेजरमेंट में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है आई से करते हैं, आंख से। और ये जो हमारे आई के सेंसेशन का जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो आप जानते हैं कि वो विजिबल जोन है। जो विजिबल वेवलेंथ होती हैं उनकी वजह से हम क्या करते हैं, इस वेवलेंथ में ही हम क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और जब इनमें ही हम उनको देख पाएंगे तो इनकी एक रेंज होती है कि ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम ऑन एवरेज आप इस जोन में ही क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ की लाइट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की जो ऑर्डर होगी, इस ऑर्डर ऑफ साइज अगर वो इससे भी छोटी होगी तो फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे, अनएबल टू क्लियरली सी दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफरेंशिएट द ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत छोटे से जो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होंगे ऐसे ऑब्जेक्ट को इस नॉर्मल लाइट और नॉर्मल आंख से नहीं देख पाएंगे, या बहुत छोटे हो जाएंगे तो उनका साइज डिटरमाइन कैसे होगा, साइज मेजरमेंट कैसे होगा अगर कायदे से उनको देख भी नहीं पाएंगे। और या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इस रेंज में वर्क करते हो, तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप होते हैं जिनसे क्या करते हैं, इसको देखते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप की भी एक रेंज है,
तो उससे भी नीचे अलग तरीके का माइक्रोस्कोप आता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन के साथ इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है जिससे उसका जो ऑर्डर ऑफ विजिबल वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। वो तकरीबन एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की भी चीजें या उससे भी नीचे की चीजों को क्लियरली विजिबल हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसमें कुछ मेथड ऐसे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको वैसे भी देख सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, जो आपके वहां दिया हुआ इस पर कैलकुलेशन कभी पूछी जाती है। जैसे अगर बहुत माइन्यूट एटॉमिक लेवल के साइज की चीजों को हमको मेजर करना है तो ऐसे मेजरमेंट का एक कंसेप्ट ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज का, जैसे ओलिक एसिड के मेजरमेंट की बात आपकी वहां की गई, तो ओलिक एसिड की एक ड्रॉप लेते हैं और इस ड्रॉप को अल्कोहल में डाइल्यूट करके इसका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। तो एक ड्रॉप को इसमें हमने मिलाया तो जाहिर सी बात है इसका मतलब जो अल्कोहल को मिलाना है वो 19 ड्रॉप उसको मिला के इसका 20 क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक ड्रॉप इसका तो 19 ड्रॉप अल्कोहल का लेंगे और 20 मेंटेन किया और फिर से एक सिंगल ड्रॉप निकालेंगे। एक ड्रॉप यहां से फिर लिया इसका और फिर से अल्कोहल मिला के इसके 20 ड्रॉप को, इसके 20 सेंटीमीटर क्यूब को हमने क्या किया, वॉल्यूम को फिर से मेंटेन कर दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड हो गया और जिसमें ओलिक एसिड के जो एटम है वो ऑलमोस्ट एक सिंगल लेयर, बहुत थिन लेयर अगर मेंटेन करेंगे तो वहां पर पहुंचेंगे। तो इस वाले वॉल्यूम को जो मैं बता रहा हूं 1/20 1/20, अगर इस पार्ट ऑफ वॉल्यूम को देखें तो ये पार्ट वॉल्यूम जो इसका ओलिक एसिड का आया या वॉल्यूम ओलिक एसिड का इसमें जो आएगा, तो एक तो 1/20 था पहले में और फिर उसका 1/20 पार्ट करा तो इंटू 1/20, तो इतने के बराबर इसका वॉल्यूम इसमें आता है ये ऑलमोस्ट। और फिर इसको करते क्या है, इस मेंटेन वॉल्यूम को जो ये वाला वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, एक पहले लाइकोपोडियम का पाउडर होता है उसकी एक थिन लेयर यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, बहुत पतली सी, वाटर वगैरह डाल के उस पर सेटल करें। उसके बाद क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस वॉल्यूम के इस सोल्यूशन को इस पे गिराते हैं और दूर दूर गिराते हैं जिससे इसकी एक पतली सी फिल्म इस पे बन जाती है, बहुत पतली सी फिल्म, माइन्यूट सी एक थिन थिकनेस इस पे पूरे पे फैल जाएगी, डिस्पर्स कर जाएगी। सपोज दैट इसका एरिया ए है, इसका टोटल एरिया ए, तो इस पे पूरा एक स्मॉल टी थिकनेस की, जो ये थिकनेस जो टी है, ये थिकनेस हम उसको ले रहे हैं जो लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर इस ओलिक एसिड के एटम की जो फिल्म बन रही है उस फिल्म की थिकनेस टी है। अगर वो थिकनेस यहां से हम मेजर कर पाए तो वो थिकनेस मेजर करने से ये होगा कि हम उसके एटॉमिक साइज को मेजर कर लेंगे। अब वो थिकनेस मेजर करने का मतलब ये होगा कि पहले अगर इस पे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं, एक ड्रॉप का वॉल्यूम सपोज दैट वी है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, n ड्रॉप्स गिराते हैं तो टोटल mv हो जाएगा और उसका जो डाइल्यूशन इस लेवल का है 20 सेंटीमीटर पर क्यूबिक और अपॉन में 20 करेंगे इससे, तो ये टोटल जो वॉल्यूम आएगा आपका वो हो जाएगा n टाइम्स v अपॉन 20 इंटू 20। अगर आपसे कहा जाए कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम जो है वो v है और n ड्रॉप्स ऐसे गिराई गई हैं
और इनिशियल में इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है 1/20 to 1/20 है, तो ये आ जाएगा आपका उसका वॉल्यूम जो उस पर कवरअप हुआ। और उसके वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, इसका पूरा वॉल्यूम हुआ कि ये इसकी पूरी एरिया ये है। अगर इसके पूरे इस वॉल्यूम को हम बताएं तो ये होगा एरिया इनटू में टी थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम होगा जो ओलिक एसिड इस पर डिस्पर्स हुई है। और अगर इसका वॉल्यूम ये V इज इक्वल टू A इंटू टी, तो T हो जाएगा V/A। और V/A को हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है ये वो NB/20 इंटू 20 है, ये हो जाएगा N इंटू बी। इसको हम B' से करते ज्यादा बेहतर होगा, ये तो कंफ्यूजन होगी दोनों में। तो यहां से ये B' ये होगा, ये हो जाएगा आपका V'/A, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा NB/20 इंटू 20, और इंटू में एरिया रख देंगे ये, तो A हो जाएगा। तो यहां से ये उस फिल्म की थिकनेस हो जाएगी, और इसी थिकनेस से हम क्या मेजर कर लेंगे, एटॉमिक साइज मेजर कर लेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से भी हम बहुत छोटी चीजों का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने एक लार्ज लेंथ बताई, लार्ज लेंथ इन द सेंस कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटी सी थिकनेस या एटॉमिक लेवल की साइज का मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब वो बताएगा ऑलिक एसिड, तो आप इस तरीके से ड्रॉप को मेंटेन करके, तो ये तो आप में फिक्स होगा। वो एक ड्रॉप का वॉल्यूम बताएगा, और टोटल जैसे 10 करने पे ये पूरी इतने पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती है, तो उसकी थिकनेस या एटम की साइज बताओ, तो आप T निकाल देंगे यहाँ से। और T का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है NB/20 इंटू E। तो एरिया टोटल जितने में ओलिक एसिड लाइकोपोडियम पाउडर पे डिस्पर्स हुआ ये वो होगा, और V जो होगा वो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो ऐसे में आप T कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट है, और लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट से पहले मैं आपको बताया, नोट करिए। इसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो एरर है। और एरर का मतलब होता है, हिंदी में इसे त्रुटि कहते हैं। एरर का मतलब होता है कि गड़बड़ी, हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें कहां से गलती हो सकती है। तो उसके जो गलती के लेवल होते हैं वो दो होते हैं। एक तो एरर ये हो सकता है कि प्रोसेस में मेजरमेंट के एरर हो जाए, हम जिस प्रोसेस से मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है कि उससे ना तो छोटी और ना बहुत ज्यादा उससे बड़ी लेंथ। और दूसरा एक होता है कि प्रोसेस का मेजरमेंट, तो सॉरी एरर। जैसे हम बात करते हैं कि ये कोई लेंथ है और इस लेंथ को मेजर करना है, और इस लेंथ को मेजर करने के लिए जैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल इसकी वैल्यू फिक्स है कि ये इतना है, ऐसे हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि इतने मीटर हुआ या जो कुछ भी, अगर ये 1 मीटर सपोज बैठे। अब ऐसे में क्या हुआ कि हमने यहां से इसको 1 मीटर मेजर करा ये, और हमारी प्रोसेस है कि यहां से हमको अगेन यहां पर करना था, लेकिन हम एकदम फिक्स इस पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर पाए। तो इस प्रोसेस में गड़बड़ी हो गई हमारे मेजर करने की। जैसे ये है और हम यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसे हमको लेना था और यहाँ से थोड़ा हमने इधर उधर कर दिया, तो ये एरर आ सकता है।
तो ये एरर में गड़बड़ी हो सकती है। और दूसरा क्या होता है कि मेजरमेंट करने का ये लेवल है कि ये है, तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि इससे हम एक लेवल इतनी डिस्टेंस को इससे अच्छे से मेजर कर सकते हैं कि चलो ये इसका 1/10 पार्ट है, इसमें भी हमने कॉलम बना रखा है कि चलो ये इसका 1/3 पार्ट है, इन 4 से ऐसे कर दिया। लेकिन अगर ये डिस्टेंस इतनी छोटी हो जाएगी और इसमें वो जो इसमें जो डिवीजन बने हुए हैं ये उससे भी कहीं छोटी है, तो एग्जैक्ट इससे मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो दिस लिमिटेशन इज इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन, एंड जो इससे एरर आएगा उसे हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो प्रोसेस में भी एरर आ सकता है और इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी एरर आता है। तो ये तो हो गया आपका कि एरर पॉसिबल कैसे है। तो ये प्रोसेस से भी पॉसिबल है, इंस्ट्रूमेंट से भी पॉसिबल है, दोनों तरीके से। अब कितने तरीके के एरर होते हैं और कैसे होते हैं, तो एरर की अगर हम बात करें तो एक तो एब्सोल्यूट एरर होता है। अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो आपसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें एक तो एब्सोल्यूट एरर की बात आती है, दूसरा मीन एरर होता है या एवरेज एरर होती है, तीसरा रिलेटिव एरर, और इसके बाद इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये परसेंटेज एरर भी आता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये कुछ एरर है। इनमें अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जो एरर पॉसिबल होते हैं, जैसे ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने मेजर किया तो इसमें डेल्टा ए की गड़बड़ी आ गई, एरर आ गया। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर को हम ये बोलते हैं कि या इस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे, तो इसमें ये एक को रिप्रेजेंट करेंगे और प्लस माइनस डेल्टा ए। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि या तो हमने इसको कम मेजर कर लिया था या इसको अधिक मेजर कर लिया था। तो कम मेजर करा है तो प्लस में डेल्टा ए अगर हम जोड़ दें तो ये लगभग ठीक वैल्यू आ जाएगी। और यदि अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर ये हमने इसको कम मेजर करा है तो इतना ऐड कर देंगे, और अगर ज्यादा मेजर कर लिया तो डिफरेंस करके तब एग्जैक्ट वैल्यू आती है। इसका ये मीनिंग है, लेकिन लिखते हम इसी तरीके से। और अगर दो फिजिकल क्वांटिटी या किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम एरर की पॉसिबिलिटी ये होती है कि गड़बड़ी होने के चांसेस फिर क्या होंगे, वो उस तरीके से बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को, ये फिजिकल क्वांटिटी है, वो और बातों पे डिपेंड करती है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने से आ रही है, और दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से आ रही है, या उनके प्रोडक्ट से आ रही है, उनके डिवीजन से आ रही है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं, उनमें अपना इंडिविजुअल एरर है, तो वो एरर मल्टीप्लाई करने पे वो एरर बढ़ेगा। अगर उनको हम ऐड करते हैं तो दोनों के एरर भी ऐड होकर के बढ़ेंगे। सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी उनके एरर के बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, और डिवीजन करेंगे तब भी उनके एरर की। तो कैलकुलेशन में भी एरर के कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया कि आपका एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से हम समझते हैं। दूसरा होता है कि मीन एरर क्या होता है। अगर हम मीन एरर की बात करें तो इसमें ये होता है कि जैसे ये A1 फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी B1 है, या A B C है, एक D है, इस तरीके से कई फिजिकल क्वांटिटी है, और इसमें एरर डेल्टा A का है, इसमें एरर डेल्टा B का है, इसमें एरर डेल्टा C का है, और इसमें एरर डेल्टा D का है। तो जो मीन एरर होगा, मीन एरर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एरर को सम करेंगे और जितने टोटल नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी प्लस में डेल्टा सी और प्लस में डेल्टा डी, ये करने के बाद अपन ने 4 कर दिया अगर ये टोटल नंबर 4 है। ऐसे अगर बहुत सारे नंबर है तो मीन एरर का मतलब हो गया कि n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब जितने भी होंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 अपान में n कर दिया, तो सारे एब्सोल्यूट एरर को हमने सम करके और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया,
तो ये मीन एरर की वैल्यू आ जाती है, ये ध्यान रखना। तो इतने को हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है और मीन एरर क्या है। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा आते हैं तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, विशेष करके इन दोनों नीचे की चीजों में। इसके बाद रिलेटिव एरर को देखते हैं। रिलेटिव एरर में जैसे हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और इसका मेजरमेंट ए है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, और इस ए फिजिकल क्वांटिटी में ए मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है वो डेल्टा ए का आ रहा है। ये एरर है एब्सोल्यूट एरर। ए में जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो डेल्टा ए का आ रहा है। तो यूनिट में कितने का आएगा इसी को हम बोलते हैं डेल्टा ए अपॉन दैट। मीन यूनिट मेजरमेंट में कितने का एरर आ रहा है इसी को रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव का मतलब ही होता है फ्रैक्शन में, वन में। ये जैसे मान लेते हैं कि किसी वॉल्यूम को मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम का मेजरमेंट करना है तो वी वॉल्यूम के मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है वो डेल्टा वी का, तो यूनिट वॉल्यूम के मेजरमेंट में क्या आएगा डेल्टा वी अपॉन वी। ये रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और यहीं से एक नेक्स्ट टर्म भी जान लो, एक टर्म होता है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर बिल्कुल इसी से कोरिलेट है। जैसे ए फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट था तो उसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए का था, तो यूनिट में वन में कितने का होगा डेल्टा ए अपॉन ए का होगा। तो 100 में कितना होगा, परसेंटेज का मतलब पर सेंट, मतलब पर 100 में, तो ये हो जाएगा 1 में अगर डेल्टा ए अपॉन ए का है तो 100 में क्या हो जाएगा इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर होता है। तो परसेंटेज एरर ये हो जाएगा आपका ये। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव एरर का फार्मूला अगर लिखेंगे तो रिलेटिव एरर किसी फिजिकल क्वांटिटी में वो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू ऐसे लिखा हुआ है, और परसेंटेज एरर जो होगा वो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 होगा। तो ये बेसिक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि परसेंटेज एरर में और एब्सोल्यूट एरर में और रिलेटिव एरर में, मीन एरर में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले एडिशन में बात करते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उनका जो मेजरमेंट होगा वो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से आएगा, और अगर दोनों में एरर है तो दोनों की वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे, एरर को भी ऐड करेंगे। जैसे ये कोई y फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट इज इक्वल टू a प्लस b, तो जो y में
आपको एरर मिलेगा, मान लेते हैं ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वाई का है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी कि ए को जब मेजर करेंगे तो इसमें जो एरर आता है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा, इसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा ए का प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस में ये फिजिकल क्वांटिटी और प्लस में आपका जो बी फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें जो एरर आता है एब्सोल्युटली ये इन पूरे का इंडिविजुअल सम ही क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि एडिशन में भी एरर भी ऐड होके चलेंगे, और जैसे जैसे हम एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को आपस में जोड़ेंगे तो इनका इंडिविजुअल एरर और इनका इंडिविजुअल एरर, तो एरर की वैल्यू और गलतियां बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं कि इनको ज्यादा मेजर कर लिया इनको कम मेजर कर लिया तो ओवरऑल काउंटर बैलेंस होगी, काउंटर बैलेंस नहीं होगी। अगर इनको मेजर करने में हम गलती कर रहे हैं, चाहे कम मेजर कर रहे हैं या ज्यादा मेजर कर रहे हैं, और इनको भी मेजर करने में गलती कर रहे हैं, तब भी एरर की वैल्यू क्या होगी, गलतियां बढ़ती जाएंगी। जैसे हमने इसको मेजर करा तो इसको ज्यादा मेजर कर लिया, इसको मेजर करा तो इसको कम मेजर करा, तो दोनों को ऐड करा तो जो एरर की वैल्यू आएगी वो दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन में अब एरर की वैल्यू बढ़ गई, एरर ज्यादा हो गई। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आप काउंटर बैलेंस करने लगे। दूसरा है, हम बात करते हैं कि जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस में भी एरर कंबाइन होके चलेगा। तो एरर का कॉम्बिनेशन सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे ये y फिजिकल क्वांटिटी है फिर से, और ये इसके डिफरेंस से आ रही है a माइनस बी के, तो फिजिकल क्वांटिटी तो इसके डिफरेंस से आएगी, लेकिन इंडिविजुअल इनका जो एरर होगा वो ऐड होकर ही चलेगा। मतलब इनमें जो इंडिविजुअल एरर आएगा और इनका जो इंडिविजुअल एरर आएगा वो आगे चल के बढ़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये जो डेल्टा ए है ये ए फिजिकल क्वांटिटी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी फिजिकल क्वांटिटी है तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये y आएगा, तो y प्लस माइनस डेल्टा y ये इनके कॉम्बिनेशन से आएगा, इन दोनों को मिलाकर। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करते हैं, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में जैसे y आ रहा है a इंटू बी से, इस तरीके से, तो इनके प्रोडक्ट से अगर ये वैल्यू आ रही तो y में अगर एरर को हम बोलते हैं कि ये क्या है, डेल्टा y है, तो ये आपका हो जाएगा। एक्चुअल में इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वेशन लिख दे रहा हूं कि इनसे जो इंडिविजुअल एरर आता है वो अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि डेल्टा y अपान y ये इसका रिलेटिव एरर है, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपान में a ये इसका रिलेटिव एरर, प्लस में डेल्टा b अपान b ये इसके रिलेटिव एरर। सीधे सीधे इनके सम के इक्वल होगा, चाहे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तभी एरर का रिलेटिव वैल्यू ऐड होगा और इनकी इंडिविजुअल वैल्यू भी ऐड होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू भी इनकी ऐड होती ही चलेगी। जैसे अगर हम इसमें परसेंटेज एरर की बात करें तो डेल्टा y अपान y ये जो होगा इंटू 100, ये इस बार परसेंटेज एरर है, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस में डेल्टा b अपान b इंटू 100। ये इनका हम सम करते हुए चलेंगे इस तरीके से। और अगर ऐसे ये डिवीजन में भी है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि y जो है वो a बाई b से आ रहा है, तब भी ऐसा नहीं कि इनमें एरर की वैल्यू बढ़ेगी, तभी हम डायरेक्ट आपको लिख दे रहे हैं कि डेल्टा y अपान y जो इनका रिलेटिव एरर होगा, ये लिखने का पैटर्न आप समझते चले बस, ये डेल्टा a अपान a और प्लस में भी ये भी होगा डेल्टा b अपान b। ये ध्यान रखना है क्योंकि एरर की वैल्यू कम नहीं होती जाएगी, आप
अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मेजर करके डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ एरर के बारे में रहा। इसका प्रोडक्ट और डिवीजन का कॉम्बिनेशन थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इधर ही से आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन एक आता है, ऐसे लिख देता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। जैसे सी है, यह a पावर z स्मॉल b अपॉन b पावर x, इस तरीके से कहता है कि इसमें जो है आप, तो मैंने डिवीजन, प्रोडक्ट, पावर सबको एक तरीके से लिख दिया है। तो इसके कॉम्बिनेशन को लिखने का क्या तरीका होता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन सी। इसमें कहता है रिलेटिव एरर बताइए कैसे रहेगा, तो डेल्टा सी अपॉन सी, ये रिलेटिव एरर हो गया। ये होगा कि जिस पे पावर होगी उसे आगे हम प्रोडक्ट में लाएंगे। तो जैसे a पे पावर z है, तो z से पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल्टा a अपॉन में a, इस तरीके से, प्लस डेल्टा b अपॉन b, तो इस पे कोई पावर नहीं है, इसे डायरेक्ट लिख देंगे प्लस में। और प्लस में d को जो लिखते हैं, वैसे ये होता, अगर वैसे लिखते हैं कॉम्बिनेशन से तो लिखने में माइनस आएगा, लेकिन एरर जो होगा, एरर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये अगेन प्लस में चला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा d अपॉन d लिखेंगे। तो वैसे फॉर्मूला लिखेंगे तो ये माइनस में होगा, लेकिन फॉर मैक्सिमम एरर जब इसे लिखेंगे जब हम एरर की बात करेंगे, तो चूंकि एरर क्या नहीं होता है, कम नहीं होगा, तो ये मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ये फिजिकली फिर थोड़ा अलग हो जाएगी कि एरर की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये b, तो ये हो जाएगा प्लस x टाइम्स डेल्टा d अपॉन d। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, ये एरर का फॉर्मूला है। और इसी में जब तो रिलेटिव एरर हो गया, इसी में जब परसेंटेज एरर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 इट इज इक्वल टू z टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस में डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 और प्लस में x टाइम्स डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर का कॉम्बिनेशन। तो एक ही में मैंने बता दिया। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऐसे देगा क्वेश्चन कि मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब के वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए हमको उसके साइड लेंथ में जो परसेंटेज एरर आता है, मेजरमेंट ऑफ एज लेंथ और साइड लेंथ, वो आपको बता देगा कि 3% है। परसेंटेज एरर ऐसे दे देगा, परसेंटेज एरर in the measurement of side length या edge length of a cube is 3%. Then find
परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ its volume, in the measurement of its volume. तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले ये समझे कि वॉल्यूम और साइड लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम होता है क्यूब का ए इंटू ए मतलब ए क्यूब होता है ये। अब v इज इक्वल टू ए क्यूब, ये तो फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का किसी क्यूब के लिए। अब इसमें रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी बताया उसके हिसाब से आप डेल्टा v अपॉन v करेंगे तो ये 3 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a होगा, ऐसा करेंगे। फिर परसेंटेज एरर का फॉर्मेट इसमें क्रिएट करेंगे तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 ये। और आपको इतनी वैल्यू दी गई है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ साइड लेंथ ए, मतलब ए साइड लेंथ के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर, तो इतने कोई तो परसेंटेज एरर बोलेंगे, इतने की वैल्यू आपको 3% दी गई है और ये आपसे पूछा है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो सीधे सीधे आप इस चीज को डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 ये वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स और इतने की वैल्यू आपको दी गई है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 जा ये 9% आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको पावर में दिए रहेंगे, डिवीजन में दिए रहेंगे, डिवीजन के साथ पावर रहेगी, प्रोडक्ट के साथ पावर रहेगी। तो जैसे मैंने पहले वाला इससे बताया था उससे करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसा कर दे कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हम यहां पर मास कर दें, मास एंड velocity, mass and velocity of moving particle is 2% and 4% respectively. Then find the percentage error in the measurement of its kinetic energy. इसकी काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट करने में कितना जाएगा। ये तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इसे अगर हम k से रिप्रेजेंट करते हैं तो k इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। अब हाफ तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो इससे मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे डेल्टा k अपॉन k, ये हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस में 2 टाइम्स डेल्टा v अपॉन v। और परसेंटेज का फॉर्मेट लिखेंगे तो डेल्टा k अपॉन k इंटू 100, ये हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस में 2 टाइम्स डेल्टा v अपॉन v इंटू
100। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये हमको निकालना है। इसकी वैल्यू आपको मास और वेलोसिटी का 2 और 4% क्रमशः दिए हुए हैं। तो क्रमशः का मतलब मास का पहले और वेलोसिटी का बाद में। तो इतने की वैल्यू मास के लिए 2 दी हुई है और प्लस में इतने की वैल्यू वेलोसिटी के लिए 4 दी हुई है। तो 2 इंटू 4, ये 4 टू जा 8 हो जाएगा और 8 और प्लस 2 ये 10% आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से डिवीजन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको लगाएंगे। तो ये टॉपिक आपका जो यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन, जो ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी आप क्वेश्चन लगाएंगे, कोई चीज नहीं आएगी तो बताएंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो मेन फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होती है मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में कुछ मैथमेटिक्स की बात है, खास करके एक टॉपिक आपके वहाँ है भी वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो वेक्टर स्टार्ट करेंगे ये टर्म से, ठीक है भाई।